हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 में अब कुल 40 दिन शेष रह गए हैं। तो मैं एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो परीक्षा का अंतिम समय होता है, किसी भी एग्ज़ाम के जो अंतिम टाइम होते हैं 35 से 40 दिन के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होता है। तो आप प्रैक्टिस सेट चाहे कहीं से भी लगाएं, लेकिन दिन में कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट आप पे प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके नंबर पे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हमने वहाँ कई सारे स्टडी मटेरियल PDF में वहाँ अपलोड किए हैं, उन सभी को आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। भारत में जो पहली यूरेनियम की खदान है वो किस स्थान पर। भारत में यूरेनियम की कई सारी खदानें हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो भारत की पहली यूरेनियम की खदान है वो कहाँ पे स्थित है, जो इन जगहों का नाम दिया है। तो पहला ऑप्शन है जादूगौड़ा, ऑप्शन बी तुमलापल्ली, ऑप्शन सी पिचली और ऑप्शन डी दलभूमि। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जगहें हैं कहाँ पर। तो ये जो जादूगौड़ा है ये झारखंड में है और जो तुमलापल्ली है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है जादूगौड़ा। ठीक है, जादूगौड़ा झारखंड में है। तो ये जो जादूगौड़ा की यूरेनियम की खदान है ये भारत की पहली यूरेनियम की खदान है। ठीक है, इसका नाम जादूगौड़ा है। चलिए, अब एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली यूरेनियम की खदान तो जादूगौड़ा है, लेकिन भारत में सर्वाधिक जो यूरेनियम उत्पादन करता है आज के डेट में, जो जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है यूरेनियम का, वो तुमलापल्ली की खदान है। ठीक है, और ये तुमलापल्ली कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत का पहला जो यूरेनियम की खदान है वो जादूगौड़ा है, और भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाली खदान तुमलापल्ली है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो जादूगौड़ा है ये झारखंड में है, ये भारत की पहली यूरेनियम की खदान है। ठीक है, झारखंड के सिंहभूम एक जिला है, वहाँ पर ये जादूगौड़ा की खदान स्थित है। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जबकि तुमलापल्ली यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है और पिछली खदान बिहार गया में स्थित है, और दलभूम खदान झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ये जो दलभूम है और जादूगौड़ा है ये दोनों खदानें झारखंड में स्थित है, लेकिन भारत की जो पहली यूरेनियम की खदान है ये जादूगौड़ा है। और भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो खदान है वो तुमलापल्ली है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ठीक, तो चलिए, ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलैग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि जो हरित क्रांति है उसके पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, लेकिन ये जो MS स्वामीनाथन है इन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलैग हैं जिनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अब वर्गीस कुरियन का नाम है, तो वर्गीस कुरियन को सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति। तो ये चीज़ें आपने समझ ली, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। क्रांति के बारे में आप देखिए, ऐसे हो सकता है कि ये प्रश्न ना पूछे कि इनका पिता किसे कहा जाता है, पूछ ले कि कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। अभी 2020 में जो PCS का पेपर हुआ था, UP PCS का, उसमें पैराग्राफ बना के इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो जो हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है, जो पीली क्रांति है वो सूरजमुखी से संबंधित है और तिलहन से संबंधित है, और जो सफ़ेद क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो वर्गीस कुरियन को सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है और नॉर्मन बोरलैग को वैश्विक स्तर पर
हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलैग जो थे उन्हें वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलैग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सी, उसका जो वर्गीस कुरियन नाम है, इन्हें सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है कि जो ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये एक बांध है और ये किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट स्थित है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने ऐड किया है ये मैंने जानबूझ के काफ़ी लंबा पॉइंट ऐड किया है कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आए ही आए, साथ ही साथ मैं 2-4 चीज़ें आपको और क्लियर कर दूं जो इन चीज़ों से रिलेट करता हो और प्रश्न में जो हमारी परीक्षा है, परीक्षा में आने की संभावना हो। तो जो ये पोलावरम प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और एक बहुउद्देशीय परियोजना है आंध्र प्रदेश में गोदावरी जिले में। ये जिला भी आप याद रखिएगा, गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर ही स्थित है ये पोलावरम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट वर्ष 2004 में जो ये प्रोजेक्ट है इस पे 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था, यह 2019 में कार्यशील होगा। इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। तो ये पॉइंट समझ लीजिए कि इस पे जो कार्य है वो 2004 में स्टार्ट हुआ था और ये 2019 में बनकर तैयार हुआ और ये 960 मेगावाट की परियोजना है, ये आप याद रखिएगा। और ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में, और गोदावरी नदी पर ही पोलावरम प्रोजेक्ट स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए अगर आपने इसको पहले पढ़ा होगा तो इसका नाम चेंज हुआ है। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम चेंज करके कुछ और रखा गया। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी NH1, ऑप्शन सी NH2 और ऑप्शन डी NH10। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका नाम पहले NH7 था, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। और अब ये जाता कहाँ से है? तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर से होते हुए और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करता है ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका नाम अब NH44 है और इसका पहले नाम था NH7, नेशनल हाईवे 7। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH44 से पहले इसका नाम जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7, इसे NH44 से पहले NH7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। तो ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करता है NH44। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती हो, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती हो, उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और जिसका आंसर सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? जो कॉफ़ी होता है, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन, जो चाय पत्ती होती है उसका उत्पादन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया जाता है। और जो दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी को ही 2004 में GI टैग दिया गया था। पहला मतलब भारत का जो पहला ये प्रोडक्ट था जिसे GI टैग दिया गया था 2004 में, वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती थी। चलिए तो ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन सी कर्नाटक, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक राज्य है और भारत में जो कुल काफ़ी उत्पादन होता है उसका 32% हिस्सा, 32% हिस्सा अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है। और दक्षिण भारत के लगभग जितने राज्य हैं उन सभी जगहों में काफ़ी उगाई जाती है। और अगर कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में मसालों की खेती किस हिस्से में होती है, तो हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं, दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबों में मसाले की खेती सबसे ज़्यादा होती है और केरल में मसालों की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो मैंने जैसा कि बताया आपको कि ऑप्शन सी कर्नाटक सही है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है और इसके बाद केरल, दूसरे नंबर पर केरल आता है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। तो लखनऊ में एक KKT कॉलेज है, ऐसे आप बना के याद कर सकते हैं कि केरल, ये कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु, KKT कॉलेज। अगर मतलब बात कॉफ़ी उत्पादक राज्यों की आती है, ऐसे पूछता है कि जो शुरू के 3 राज्य हैं उनके बारे में बताइए, तो KKT याद रखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, चलिए तो इसका जो पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बाराटांग द्वीप, ऑप्शन बी बेरेन द्वीप, ऑप्शन सी कार निकोबार द्वीप और ऑप्शन डी हेवलाक द्वीप। तो देखिए भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनकी संख्या बहुत कम है और जो एकाध सक्रिय ज्वालामुखी हैं भी वो अंडमान निकोबार का पूरा जो द्वीप समूह है वहीं पे कुछ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उत्तर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो एक कोको द्वीप है, कोको द्वीप। ये कोको द्वीप पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका जो सही आंसर है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है, तो बाराटांग द्वीप। ठीक है, बाराटांग द्वीप। और बाराटांग द्वीप है कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही ये स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए बाराटांग द्वीप जो है इसे मटमैला ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। ये स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर सीधे सीधे ऐसे पूछ ले कि जलकी क्या है। तो ये जो मटमैला ज्वालामुखी है जो भारत के बाराटांग द्वीप पे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग द्वीप पे स्थित है, इसे स्थानीय भाषा में जलकी कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में समझ लीजिए। तो उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बाकी आप कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिन पे कभी आदमी ध्यान नहीं देता। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि पिछली परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न आए तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख के और उस तरीके के प्रश्नों को तैयार किया। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है जो प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं और उन पे अक्सर ध्यान नहीं जाता है। तो ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस पे ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको शामिल किया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा ट्रेंच पूछ रहा है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी अरब सागर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे दक्षिण में
जब भारत का जो दक्षिणी सिरा है उसको हिंद महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। ये नाम आप याद रखिएगा। हिंद अगर पूछता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो वो है मेडागास्कर। अब चलिए तो ये सुंडा ट्रेंच के बारे में समझते हैं। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। ये जब हमारे देश से हिंद महासागर होते हुए जब आप इंडोनेशिया की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं सुंडा ट्रेंच पड़ता है। अब प्रशांत महासागर के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रश्न यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ के जो एग्ज़ाम हैं उनके फेवरेट हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये नाम आप याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। और सुंडा ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो वो हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो ये सुंडा ट्रेंच है ये हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहाँ वो इंडोनेशिया कई सारे द्वीप समूह, हजारों द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो जो ये जावा नाम है तो इंडोनेशिया में एक द्वीप समूह है जिसको जावा द्वीप कहते हैं और वहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी 3 महीने पहले वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये जावा द्वीप है। और सुंडा ट्रेंच को ही जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। अब इंडोनेशिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडोनेशिया हजारों द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो सुंडा ट्रेंच है इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। जावा एक द्वीप है इंडोनेशिया का और ये सुमात्रा द्वीप के निकट है हिंद महासागर में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।